हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो ज्योग्राफी में हमारा जो है 2 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। भू आकृति पर हम बात कर रहे थे। तो भू आकृति की प्रोसेस प्रक्रिया, तो प्रोसेस प्रक्रिया में हमने सबसे पहले जो भूपर्वती की क्रस्ट है, जो भूपर्वती है उसको समझा और हमने उसको जानने का प्रयास किया। ठीक है, ये सारी चीजें होने के बाद हमने पटल विरूपण को समझा। पटल विरूपण क्या है? जितनी भी भूपर्वती पर संचालित उच्छलित जो निर्मित होती हैं, यानी भूपर्वती पर जो भी आपका संचल रहा है, उठ रहा है या कोई भी निर्माण प्रोसेस हो रहा है, हम उसको कहाँ रखते हैं? पटल विरूपण बल पर अंदर रखते हैं। एक है वोल्कानिकता, ज्वालामुखी को हम देखते हैं। फिर हमने ज्वालामुखी के साथ हमने कुछ बलों की बात, वैसे बल थे जो आपका अंतर्जनिक और बाह्यजनिक जो आपके बल हैं उनको हमने देखा। इन सारे बलों को देखने के बाद अपक्षय यानी कि वेदरिंग को हमने पढ़ा। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय में देखा कि किसी भी सेल या परत भूपर्वती का आपका टूटना विघटन होना ही अपक्षय है। अपक्षय को हमने 3 प्रकार में देखा। हमने भौतिक अपर्दन देखा, जिसको हमने क्या कहा? यांत्रिक भी कहा। एक हमने रासायनिक देखा और रासायनिक के बाद हमने क्या देखा? जैविक अपर्दन देखा। जैविक अपर्दन हमने देखा कि जैविक अपर्दन के दौरान अगर कोई पशु पक्षी या किसी तरह के फॉसल फ्यूल्स के माध्यम से रॉक्स गल सड़ जाती है, मिट्टी वेस्ट होती है, कुछ भी उसका सेल्स कमजोर होती है, उसको देखा। और हमने केमिकल के अंतर्गत क्या देखा? जब आपके ऊपर से उनमें क्षरण होता है, शस्त्र आपके टूट जाते हैं, तो कुछ केमिकल प्रोसेस होती है, कार्बोनिकीकरण होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है, उसके अंतर्गत देख लिया। और उसके बाद हमने भौतिक अपर्दन में देखा कि धूप निकलती है, फिर बारिश हो जाती है, तो क्षण भंगुर जैसी स्थिति है। तो ये सारे प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अक्षय में मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट ये बताया था कि अक्षय जो है सेल का कोई भी चट्टान या सेल का उसी जगह पर टूटना है। अपक्षय तो ये हो गया। अपर्दन क्या है? कि अपक्षय जो के बाद की जो प्रोसेस है वो अपर्दन है, यानी कि जो सेल आपका टूट गई है उस स्थान से अपने स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाना क्या है? अपर्दन है। क्लियर है? और अपर्दन के बाद आता है निक्षेपण यानी कि डिपोजिशनल। जब अपर्दन होगा तो वो किसी स्थान पर जाकर आपका जमेगा। जिस तरह से हिमालय नदी आपका बहती है और आपका बे ऑफ बंगाल और नीचे पूरा यूपी के जहाँ का उसका रीजन है, जब पहाड़ों के पार करती है वो आपके मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो अपने क्षेत्र में क्या करती है? वो डिपोजिशनल करती है। क्लियर है? ये सारी चीजें इन सब पर हम लोग अच्छे से बात कर चुके थे और इनको देख चुके थे। तो रासायनिक हमने देख लिया, केमिकल देख लिया, फिजिकल वाला हमने देख लिया। उसके बाद अपक्षय के विशेष प्रभाव हमने देख लिए। ठीक, अपक्षय का महत्व हमने देख लिया। ठीक, भूस्खलन हमेशा तीव्र एवं अभयगम्यता का संचलन है। इसमें खस्खलित होने के बाद अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्नता, बृहदाकार सेल आदि आपका निरंतरता की प्रकृति, क्षरण और अंश और ढलाई की ज्यामिति पर आपका निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थ का संचलन के प्रकार आधार पर कई प्रकार के संकलन की पहचान कर सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्चात के साथ सेल मलबे की एक इकाई का फिसलन को अपसर्पण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड के पश्चात आवर्तन के बिना मलबों को तीव्र लौटाना, रोलिंग करना, ये सारी चीजें हैं। मलबा स्खलन में खड़े या लंबी फलक से मिट्टी या आपके मलबे में स्वतंत्र पतन होता है, जिससे शस्त्र जोड़ा या भ्रंश के नीचे पृथक सेल का भूस्खलन या ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक, जब किसी भी शस्त्र को जोड़कर या भ्रंश के नीचे के सेल भूस्खलन कहते हैं। तीव्र ढालों पर सेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होते हैं। विध्वंसक का होता है नाश करने वाले। होता क्या है? जब जो आपका ढाल होगा, मान लीजिए इस प्रकार का पर्वत अगर कोई टूटा है और वो नीचे गिरता है, तो आप जानते हैं बहुत जल्दी से ब्लास्ट जैसी जो कंडीशन है वो हमको देखने के लिए मिलती है। तो क्या होते हैं? ये विध्वंसक बहुत तीव्र होता है और आपका आपका विध्वंसक होता है। चित्र 3.5 में ढाल पर भूस्खलन को खरोंचा दर्शाया गया है। तीव्र निर्मित तल जैसे अंतरिक्ष के सहारे स्खलन और समतलीय पात के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे सेल खंडों का पूरी तरह से रखते हुए
स्वतंत्र रूप से गिरने पर शैल पतन फॉलिंग कहते हैं। शैल पतन के फलक के उथल स्तर होते हैं, तो शैल उत्खनन, ये सारी चीजें इसमें देखी जाए। तो बेसिकली अब आपको समझ आएगा कि कैसे मैं ढाल वाली चीज, बताइए क्या है भूस्खलन। देख लिया, आगे बढ़े, चलिए इतना देखा हमने, तो देखते हैं। हमारे देश में मलबा, अवधप, भूस्खलन, हिमालय प्राय घटित होते हैं। ये सारी घटना हमारे यहाँ होती हैं। इसके कारण पहला, हिमालय विवर्तनिकी दृष्टि से सक्रिय है। हिमालय में क्या होते हैं, आपका टेक्टोनिकल जो आपके प्लेट टेक्टोनिकल जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है। अधिकांश वो आपके परतदार शैल अघटित संगठित पदार्थ का बना हुआ है। इनकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी पश्चिमी घाट के किनारे पर अपेक्षाकृत विवर्तनी की दृष्टि से अधिक स्थिति पाई जाती है। कठोर शैल से निर्मित होती है, परंतु अब भी इन पहाड़ियों के मलबे में अवधाव और भूस्खलन रहते हैं। यद्यपि इनकी बारंबारता उतनी नहीं है जितनी हिमालय में है, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी खड़े भृंगुर और कगार में तीव्र है। इन सब में क्या है, तीव्र है। ताप क्रम में एवं परस्पर के कारण आपका यांत्रिकी और सुस्पष्टता होती है। वह लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है। इन आस्था और भूस्खलन मलबों में प्राय इनको सीधे शैल के रूप में हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, इन चीजों को हम लोग अच्छे से आपका समझते हैं। बात कर रहे हैं अपर्दन की। अपर्दन के अंतर्गत शैल के मलबे व अवधि उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। पिंडाकार शैल अपक्षय और अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो अपर्दन में भू आकृतियां कारक जैसे जल, भौमिक जल, हिमानी, वायु, लहरें एवं उनका स्थान हटाकर दूसरे स्थान को ले जाते हैं। इन कारकों में गंतव्य रूप से आपका इन पर आपका ये सारी चीज आपका निर्भर करती है। भू आकृति कारकों द्वारा परिवहन किए जाने वाले चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान करता है। जो आपका फ्रिक्शन होता है वो भी चीजों को काटने छाटने में पूरा योगदान देता है। क्या करता है, पर्याप्त आपका योगदान देता है। अर्थात भूदृश्य विसर्ग होते हैं। इनका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा है कि अपक्षय बृहत क्षरण अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रिया है। बृहत संचलन अपर्दन में अंतर है। बृहत संचलन के नाम पर शैल मलबे चाहे शुष्क हो, नम हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल पर हैं, परंतु प्रभावशील जल, हिमानी जल धाराएं तथा निलंबित मलबे नहीं हैं। वस्तुतः अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अब अनावतल के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि हम चित्र संख्या 5.1 से स्पष्ट है कि अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनाच्छादन प्रक्रिया गतिज द्वारा नियंत्रित होती हैं। धरातल पदार्थ पर अपर्दन और परिवहन आपका वायु की आपका प्रभावशीलता, जल, हिमानी, लहरें, धाराएं तथा भूगत जल द्वारा होती हैं। इनमें से प्रथम 3 कारक जलवायु दशाओं के लिए नियंत्रित करते हैं। तो 3 फैक्टर ऐसे हैं जो आपका जलवायु फैक्टर्स को आपका क्या करते हैं, होल्डिंग एंड और कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं और उनको आपका देखते हैं। तो ये सारी चीजें आपका देखनी चाहिए, आपका बतानी चाहिए। ठीक, तो एक बार थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा है अपर्दन और निक्षेपण को समझिए। अपर्दन का मतलब क्या है, शैल के मलबे की आपका परिवहन करना और पिंडाकार के रूप में होती है, छोटे छोटे कण में टूट जाती हैं। चाहे वो जल के माध्यम से टूटे, बहते हुए जल, बर्फ तोड़ के ले जाए, वायु तोड़ के ले जाए, किसी लहरों में जाए, वो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका पहुंच जाते हैं। यही प्रोसेस प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका अपर्दन। और जहां पर वो अब कण जमे हैं उनको हम डिपोजिशन कहते हैं। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। देख लिया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अपर्दन के 2 अन्य कारक लहरों और धाराओं में भूगत जल का कार्य जलवायु के द्वारा नियंत्रण होता है। लहरें थल एवं जल मंडल के अंतरपृष्ठ क्षेत्र में कार्य करती हैं।
जबकि भूगत जल का कार्य किसी क्षेत्र की आसमिक विशेषताओं को निर्धारित होता है। यह सहल परगम्यता घुलनशील एवं जल पिराय है। तो केवल कास्ट यानी कि जहां पर चूना आकृति बनती है उनको हम क्या कहते हैं, कास्ट कहते हैं, कास्ट क्षेत्र। इंपोर्टेंट लिख लीजिए गौर करके। यह अगले अपर्दन को हम कारकों द्वारा निर्धारित, निर्मित और वितरण करेगा। निच्छालन अपर्दन का परिमाण होता है। ढाल की कमी के कारण अपर्दन के कारकों में वेग में कमी आ जाती है, तो परिमाणतः अवसादों का निच्छालन प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निच्छालन वस्तुतः किसी कारण का कार्य नहीं होता। पहले स्कूल के बाद सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं, निक्षेपित से निम्न भाग भरे जाते हैं, वही अपर्दन के कारक हैं, जैसे वायु प्रभाग, जल हिमानी, वायुधारा, भूगत जल, लोचन निक्षेपण कारक के रूप में कार्य करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण धरातल पर क्या होता है, इसकी विवेचना अगले भू अध्याय में उद्भव के रूप में किया जाता है। ठीक, तो ये था पूरा प्रोसेस अपर्दन का। आइए बात करते हैं मृदा निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन का। आप पौधों को मृदा में बढ़ते हुए देखते हैं। आप मैदान में खेलते हैं, मैदान के संपर्क में आते हैं, अपर्दन को छूते हैं, उनका अनुभव करते हैं। आपको कपड़े द्वारा भी मिट्टी लग जाती है, आप जैसा अनुभव होगा। क्या आप बता सकते हैं मृदा एक गंतव्य माध्यम, मृदा कैसी है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करती है, ये पता होना चाहिए, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक और जैविक अनावर्ती चलती रहती हैं। मृदा अपक्षय अपकर्ष का परिमाण है, यह वृद्धि का माध्यम भी है। परिवर्तनशीलता विकासोन्मुखी तत्व है। इसकी बहुत सी विशेषता मौसम के साथ बदलती हैं। वैकल्पिक रूप से ठंडी और गर्म या शुष्क और आर्द्र हो जाती हैं। मृदा बहुत अधिक ठंडी और शुष्क होती है, जैसे जैविक मंद या बंद हो जाती हैं, इसमें पत्तियां गिरती हैं या घास सूखती है और जैविक पदार्थ बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। मृदा अपर्दन की प्रक्रिया, प्रोसेस और फॉर्मेशन। मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। किस पर करता है, अपक्षय पर निर्भर करता है। यह अपक्षय प्रवर की मृदा का मूल निवेश होता है। सर्वप्रथम अपक्षय प्रवाल लाता है। निक्षेपित बैक्टीरिया, अनक्रिया पौधे जैसे कई लाइकेन द्वारा उपनिवेशित हैं। प्रवार एवं निक्षेपित के अंदर कई गौण जीव आश्रित हैं। जीव एवं पौधे के मृद अपशोषण, ह्यूमस एकीकृत में आपका सहायक होते हैं। प्रारंभ में गौण, घास, फनस में आपका वृद्धि होती है। बाद में पक्षी एवं शुष्क द्वारा लाए गए बीजों में वृक्ष एवं झाड़ियों में वृद्धि होने लगती है। पौधों की जड़ें नीचे घुस गई हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थ का पुंज पुंज आपका छिद्र में एवं स्पंज की तरह हो जाता है। स्पैरक जलाधार की क्षमता वायु का प्रवेश करने के कारण परिमाण सूर्य परिपक्व खनिज व जीव उथर युक्त मृदा का निर्माण करते हैं। इसी से क्या होता है, आपका जो मृदा है उसका आपका निर्माण इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। देख लिया, आगे बढ़े। क्या अपक्षय मृदा के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है? यदि नहीं है तो क्यों? पेटजोल मृदा विज्ञान है जो पेटालॉजी के अंदर मृदा का वैज्ञानिक होता है। इसके अंतर्गत हम लोग मृदा का अध्ययन करते हैं। मृदा निर्माण के कारक देखें, कौन कौन से फैक्टर जिनसे मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण मूलतः 5 कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। तो कैसे हैं? मूल 5 हैं। पहला मूल पदार्थ यानी कि शैल, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा जल, चौथा जैविक और पांचवा समय। वस्तुतः निर्माण कारक संयुक्त रूप से कार्य करते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इनका संक्षिप्त अधोलेखित है और आप इनको अच्छे से आपका देख सकते हैं। पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट में देखिए, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है।
तो जो हमारा जलवायु है वो क्या करता है, ध्यान देना है, मृदा में एक एक्टिव फॉर्म का कारक है। विकास में संलग्न जलवायु तत्व प्रमुख है। पहला है आपकी प्रवणता, वर्षा, वाष्पीकरण। सेकंड है तापक्रम यानी कि मौसमी दैनिक विभिन्नता। ठीक है। मूल पदार्थ सेल, मृदा निर्माण में मूल सेल निष्क्रिय कारक है। मूल सेल कोई स्वस्थानिक यानी कि अपक्षय सेल में लगाए जाने वाले निक्षेप हो सकती हैं। मृदा निर्माण कारक गठन, संरचना, मलबों के कारण विन्यास, सेलों के खनिज एवं रासायनिक संयोजन पर निर्भर करता है। मूल पदार्थ के अंतर्गत अपक्षय की प्रकृति एवं उसकी दर, आवरण में मोटाई एवं प्रमुख विचारणीय तत्व है। इस आधार पर सेल पर मृदा का ही अंतर हो सकता है। असमान आधार पर मृदा मिल सकती है, परंतु जब मृदाएं बहुत नूतन तथा पर्याप्त परिपक्व होती हैं तो मृदाओं में मूल सेल प्रकार में घनिष्ठ संबंध होता है। कुछ चुने के क्षेत्र भी हैं जिन्हें अपक्षय प्रक्रिया प्रोसेस में एक आपका विचलित मिट्टी का मूल सेल से स्पर्शता को आपका दर्शाती है। आ जाइए, टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए। टॉपोग्राफी क्या है, स्थल आकृति या उच्चावच जो हमको देखने के लिए मिलते हैं। मूल सेल की भांति ही स्थल आकृति एक दूसरा निष्करण नियंत्रक कारक कहलाती है। स्थल आकृति मूल रूप से अनाच्छादन, अनावृत होने वाले सूर्य की विकिरणों के संबंध को प्रभावित करती है तथा स्थल आकृति धरातल एवं उप सतह का प्रक्रिया को मूल पदार्थ में प्रभावित करती है। तीव्र ढालों पर मृदा छलित एवं सपाट क्षेत्र में मोटी गहराई होती है एवं निम्न ढालों पर अपरदन मंद, जल प्रोसेस अच्छा रहता है। मृदा अपरदन बहुत अनुकूल होती है। इस पर चिक्कित मिट्टी या मोटे विकास का होता है। जैव पदार्थ के अच्छे एकीकरण के साथ मृदा निर्माण में गहरा काला होता है। चलिए, अब है जैविक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। वनस्पति आवरण और जीव के मूल प्रक्रिया के बाद विद्यमान रहते हैं। जीवों में पदार्थ नमी धारण करने की क्षमता, नाइट्रोजन इत्यादि सहायक होती है। मृत पौधों का सूक्ष्म जीव पदार्थ ह्यूमस प्रदान करता है। कुछ जैविक अम्ल जो ह्यूमस बनाने की अवधि में निर्मित होते हैं। मृदा के मूल पदार्थों के खनिज का वियोजन में सहायक करती है। बैक्टीरियल कार्य में गहनता ठंडी जलवायु की मिट्टी का अंतर को दर्शाती है। ठंडी जलवायु में ह्यूमस एकत्र हो जाता है क्योंकि यह बैक्टीरिया वृद्धि की धीमी होती है। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न व्यक्त क्रिया प्रोसेस अवधियां जैविक पदार्थ के साथ ईंट या संस्तर का विकास हो जाता है। आर्द्र उष्ण व रेखीय जलवायु में बैक्टीरिया वृद्धि आपके क्रिया सघन होती है। कैसी होती है? ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका सघन होती है। मृदा वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है जिसमें मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। बैक्टीरिया एवं मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त होता है, रासायनिक रूप से परिवर्तित कर देता है, जिसका पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोधीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। राइबोजियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो जंतु वाले लिगामेंट्सन के पौधों की जड़ में आप देखते हैं ना, जो पौधे होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी गांठ हो जाती है उनकी जड़ों में, वही है आपका राइबोजियम। तथा मेजबान यानी कि मेजबान का मतलब होता है होस्ट, पौधों को लाभकारी नाइट्रोजन को निर्धारित करता है, यानी कि कितना किसको पौधों को नाइट्रोजन मिल रहा है ये आपका राइबोजियम डिसाइड करता है। या चींटी, दीमक, केचुआ, केंद्र इत्यादि कीड़ों का महत्व अभियांत्रिकी से होता है। यानी कि अगर खेत में चींटी है, दीमक है और केचुआ है, ये क्या करते हैं? मैकेनिकल आपका प्रोसेस करते हैं दांतों के माध्यम से। परंतु मृदा निर्माण में ये महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मृदा में बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। केचुआ मिट्टी खाता है और शरीर से निकालने वाली मिट्टी का गठन एवं संरचना परिवर्तित कर देता है। आप देखते हैं मिट्टी खाएगा और कैसे बारीक बारीक इस तरीके से केचुआ मिट्टी को निकाल देता है। तो उसका प्रोसेस और उसका केमिकल रिएक्शन में वो चेंज करता है। और लास्ट इसमें प्रोसेस बता है, आप ध्यान रखेंगे टाइम अवधि, यानी कि टाइम कितना महत्वपूर्ण है इसमें।
मृदा निर्माण में काला अवधि तीसरा महत्वपूर्ण कारक है। मृदा निर्माण प्रोसेस का प्रचलन में लगे कार्य अवधि में परिपक्व एवं उसके पार्श्विक विकास का निर्धारण है। एक मृदा तभी परिपक्व होती है जब मृदा निर्माण में सभी प्रक्रियाएं काल तक परावस्थित विकास कार्य करती हैं। थोड़े समय पहले निक्षेपित जलोढ़ हिमानी टिक से विकसित मृदाएं मानी जाती हैं। उनमें संस्तर का अभाव होता है या कमी विकसित होती है। संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में मिट्टी के विकास परिपक्व के लिए कोई विशिष्ट स्पेसिफिक अवधि नहीं है। ठीक, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हो गई। तो जो भी मृदा के निर्माण के फैक्टर थे उन्होंने हमने इन सबको देख लिया। आप एक बार गौर करके देख, चलिए देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना है, क्योंकि चैप्टर भी हमारा समाप्त हो चुका है, समय भी समाप्त हो रहा है। तो कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन बचे हैं, एक बार इनको घर जाकर आपका देख लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी हमारा लेक्चर होगा शेष हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर उसमें लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तब पूछ लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।